अब हम लोग हमारा नया टॉपिक क्या है? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन बेसिकली एक फोर्स ही होती है, ठीक है? लेकिन ये कैसी फोर्स होती है जो कि एक यू कैन से कि नॉर्मल फोर्स के ऑपोजिट आती है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत मुश्किल है चीज़ें समझना, बहुत वो है। एग्जाम्पल आप ऐसे करें कि अपने दोनों हाथ आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट रब करें। दोनों हाथ ऐसे बंद करो और आगे पीछे मतलब इसको मूव करो या रब करो हैंड्स को, ठीक है? जैसे सर्दी लगती है ना, सर्दियों में हाथ रब करते हैं, उस तरह रब करो। रब करने से क्या हो रहा है कि उसके अंदर हाथों में एक गर्माइश महसूस हो रही है ना? ऐसे लग रहा है, मतलब हाथ आपके स्लिप तो नहीं हो रहे, हाथ ऐसे लग रहा है कि अजीब सी एक रुकावट आ रही है, मतलब हाथ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हो जैसे, ठीक है? अब ये होता क्या है बेसिकली? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि नॉर्मल फोर्स के ऑपोजिट लगने वाली फोर्स हो, ठीक है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है, इट इज अ फोर्स। इसका यूनिट भी हमारे पास न्यूटन ही होता है, जैसे नॉर्मल फोर्स का होता है, ठीक है? बट ये होती क्या है, समझे कि ये आपके पास एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है? अब रोड के ऊपर लेट्स से कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स को मैं मूव करा रही, ठीक है? इस बॉक्स पे मैं एक बॉक्स है, स्ट्रेट रोड है, उस पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं मूव करा रही हूँ, उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है? कोई भी मैंने फोर्स लगा दी इसके ऊपर। अब क्या होगा कि जब ये बॉक्स आगे मूव कर रहा है तो ये जो बॉक्स का जो सरफेस टच हुआ है इसके साथ, जो सरफेस बॉक्स का टच हुआ है विद द ग्राउंड, वो क्या कर रहा है? ग्राउंड के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, ऐसा ही है? वो ग्राउंड के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा जिसकी डायरेक्शन इस तरह से है। तो हमने काफी दफा अब ऊपर पढ़ लिया है कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ऑब्वियसली ये रोड भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा बॉक्स के ऊपर। अब अगर बॉक्स का जो डायरेक्शन है फोर्स की वो राइट की तरफ है, तो जो आपके पास जो फ्लोर या जो रोड है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट की तरफ होगी, है ना? तो ये ओपोजिंग फोर्स जो दे रहा है एक टू द नॉर्मल फोर्स, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है? अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ऐप थोड़ा सा टेढ़ा बनता है। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। एक तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई, मिस यहाँ से भी समझ में नहीं आया। अच्छा,
और किस तरह की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, और इस तरह की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि समझे कि अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, बल्कि चल भी नहीं रहे, उसको भी छोड़ो, हम ये लेते हैं कि आपके पास चलो वो विस्कस जाएगी, वो हम आगे फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम नॉर्मल इस चीज़ को अभी डेफिनेशन देखते हैं तो फिर देखो समझ में आता है। फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस मैं बताती हूँ रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन दैट अकर्स व्हेनेवर टू मटेरियल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर whether they are solids, liquids or gases. Since it is a force, therefore it is a vector quantity and has unit Newton. अच्छा, सबसे पहले तो लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे, वो इसमें नहीं है, वो आगे जाके आ रहा है, और ये अभी सॉलिड्स की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं कि इट इज अ रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मींस जो नॉर्मली एक मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन था? ये बॉक्स जो है वो मूव कर रहा था, तो इसके रिलेटिव मोशन की रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि ये बॉक्स जो है वो इस तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन वो जो फ्लोर है या वो जो रोड है वो उसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको लॉजिकली देखूं, तो अगर बॉक्स को इधर मूव करना है और उस पर एक ओपोजिंग फोर्स लग रही है, तो यानी कि ये फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रही है। एक तरह से क्या बोलूंगी मैं कि ये इसके ऊपर रेजिस्टेंस इफेक्ट डाल रही है। यानी रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? रुकावट, रोकना, किसी चीज को रोकना, किसी चीज की रुकावट, तो ये इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, जब भी एक रिलेटिव मोशन यानी कि जो एक सिंपल मोशन हो रहा हो उसके ऑपोजिट में कोई फोर्स आ जाए या उसको रोकने के लिए कोई चीज आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और ऐसी रेजिस्टेंस को हम फ्रिक्शन कहते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कैसे, मिस रुकावट कैसे हो रही है? बॉक्स तो आगे मूव कर रहा होता है, मैं फोर्स लगा रही हूँ तो बॉक्स आगे मूव कर रहा है, तो बॉक्स तो मूव कर रहा है, लेकिन बॉक्स को मूव इतनी आसानी से, अगर समझो कि अगर ये रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन ना होती तो बॉक्स को मैं सिर्फ एक फिंगर टच करके और बॉक्स एक जगह से वो 10 किलोमीटर दूर चला जाता। ठीक है, अगर मैं बॉक्स को सिर्फ एक फिंगर से टच करती तो बॉक्स वो एक डिस्टेंस से बहुत दूर तक खुद ही बहुत आसानी से स्लिप हो जाता। लेकिन ड्यू टू हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस की तौर पे रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से उस रुकावट की वजह से वो उसको मुझे कंटिन्यूसली फोर्स देनी पड़ती है ताकि वो उस फोर्स को ओवरकम करके आगे चला जाए। ऐसे ही है ना, अगर मैं बॉक्स को एक दफा फोर्स दे के छोड़ दूं तो वो बॉक्स खुद तो नहीं जाएगा। ऐसे ही हमें उस बॉक्स को लगातार फोर्स देनी पड़ेगी जहां तक मुझे उसको पहुंचाना है। तो जब तक मैं उसको उतनी फोर्स नहीं दूं, साथ साथ फोर्स नहीं दूं, तब तक तो वो उसकी जो ओपोजिंग फोर्स है उसको ओवरकम नहीं कर सकता। तो उसको ओवरकम करना क्यों? क्योंकि वो एक क्या बन रही है आपके लिए? रेजिस्टेंस या रुकावट बन रही है उस बॉक्स के मोशन के लिए। ठीक है, तो इस वे में इसको हम रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया कि ऑब्वियसली इट्स अ फोर्स, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन टू ओपोज मोशन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? ऑपोजिट टू द मोशन। इफ यू पुश अ सॉलिड ब्लॉक along a floor to the right, the force of friction on the block will be to the left. When an object falls downwards through the air, the force of friction, air resistance act upward. अब ये क्या मतलब हुआ? एयर रेजिस्टेंस और ये बॉल की क्या बात हो गई? इसका ये हुआ, अब जैसे ही मैंने आपको ये तो हमने सॉलिड की बात कर ली, अब एयर फ्रिक्शन की भी बात होती है कि समझे कि वो बॉल जो है, अभी कार्टून्स में देखा होगा कि ऊपर से जब कोई चीज नीचे आ रही थी तो यहाँ से ऐसे वो लोग ऐसे रखते हैं जैसे धुआं उड़ रहा है ना? ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो इसकी तरफ से ऐसे लाइनें बनाई होती हैं, ऐसे शो हो रहा होता है कि जैसे इसके अंदर से कोई धुआं है। वो बेसिकली एयर को शो करता है, एयर और एयर रेजिस्टेंस को शो करता है। यानी कि जब ये बॉल नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली आसमान में हवा मौजूद है, हवा के बगैर, हवा तो ऐसा कोई जगह नहीं जिसमें हवा मौजूद ना हो, तो यानी कि वो जो बॉल आ रही होगी तो वो तो इस एयर के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी, जिसकी वजह से ये एयर भी इसके ऊपर ऑपोजिंग एक फोर्स लगा रही होती है, तो वो इसके ऑपोजिट भी हो रही होती है। ठीक है, तो इसको हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये एयर वाली फ्रिक्शन जो है वो एयर रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे भी फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है? अब ये कह रहे हैं कि हर रफ सरफेस जो होती है, इवन सरफेसेस दैट अपीयर टू बी हाईली पॉलिश्ड। अच्छा, अब ये आप याद रखें कि वी नो कि सारी चीजें जो है वो एटम से बनी हुई है। ठीक है, अब एटम्स जो हैं वो कोई ऐसी कोई स्ट्रेट चीजें तो है नहीं, वो मतलब कि अब ये मतलब है कि अगर मैं माइक्रोस्कोप के जरिए देखूं, अगर ये जब बॉक्स है मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, ये बॉक्स मुझे क्या लग रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज्यादा जूम करूं, बहुत ज्यादा जूम करूं, तो उसकी जो स्ट्रेट सरफेस है वो बेसिकली स्ट्रेट है ही नहीं।
उसके अंदर इस तरह के वो बने हुए हैं, यू कैन से कि इर्रेगुलर सी शेप है, सही है। इस इर्रेगुलर शेप होने की वजह से ये एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन आती है। फ्लोर पे भी इर्रेगुलरिटी है और उसके अंदर भी इर्रेगुलरिटी, तो वो क्या होता है कि वो उसके अंदर आके फंस भी जाता है, जिसकी वजह से एक तरह से इस तरह से भी फ्रिक्शन डिफाइन हो सकती है कि इसके फंसने की वजह से भी वो एक तरह से रुकावट पैदा कर रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कहते हैं ना कि सामने से तो हमें कुछ और लग रहा है, बस उसकी फिजिक्स और उसकी डेप्थ में कुछ और होता है। तो वो बेसिकली ये चीज़ है कि वो इर्रेगुलर शेप की वजह से वो एक दूसरे के अंदर फिक्स होके और जिसकी वजह से रुकावट आ रही होती है, ठीक है। तो इवन अगर कोई ऐसी सरफेस है जो मुझे, जैसे अगर मैं ग्लास की बात करूँ, शीशे की बात करूँ, तो शीशा भी मुझे बहुत स्मूथ और बिल्कुल स्ट्रेट लगता है, लेकिन अगर मैं बहुत माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन में जाऊँ उसकी, तो वो भी इसी तरह से इर्रेगुलर की शेप होती है उसकी। तो हर मौजूद दुनिया में हर मौजूद चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, ये लिखा है, देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्टली फ्लैट सरफेस, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। एज अ रिजल्ट, द टू surfaces that are touching are not really touching across the entire area that appears to be touching. The surface of both interlock which makes friction. कि वो टच नहीं कर रही, वो बेसिकली इंटरलॉक हो रही है, यानी कि इसका ये जो ये वाला हिस्सा है, कि इस वाले हिस्से के अंदर जो है वो बैठ रहा है, या समझे कि इंटरलॉक हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन इसके अंदर यानी रुकावट महसूस हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय एनी टू ऑब्जेक्ट व्हेन स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है ये हम साथ साथ पढ़ेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में स्लाइड कर रही हो, यानी कि जैसे वो बॉक्स है, बॉक्स को मैं क्या कर रही थी, घसीट रही थी, वो एक स्लाइडिंग का फिनोमेना होता है, घसीटना, या जो है वो घसीटा ही बोलेंगे उर्दू में। तो उसको, उस फिनोमेना को मैं क्या बोलती हूँ, स्लाइडिंग बोलते हैं। तो वहाँ जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी अभी तक जो ऊपर हम पढ़ रहे थे वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। फिर आपके पास एक और टाइप की फ्रिक्शन होती है जो कि आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन होती है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन अभी नीचे आएगा, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी है। पहले कुछ स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको मेरे समझ में आ गया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता क्या है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपके पास जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में स्लाइड कर रही हो, या रब की जा रही हो, या फिर घसीटी जा रही हो, तब आपके पास जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। फिनोमेना अभी हमने ऊपर पढ़ लिया। एक एग्जाम्पल इसकी इन्होंने दी हुई है, बॉयज को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, कि इट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड आवर ब्रेक रिम्स that slows the reeling wheel so we can stop our bike in time। मतलब ये जो फ्रिक्शन अब बाइक और बाइक पैड के बीच में, यानी कि जो बाइक का वो जो है टायर है, और बाइक रिम्स, यानी जिससे आप जो है वो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि ये दो सर्फेसेस आपस में टच हो जाते हैं। टच होने की वजह से वो ये सर्फेस इनके इंटरलॉक होता है, इंटरलॉक होने की वजह से फ्रिक्शन आती है, और फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाता है फौरन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो ब्रेक आराम से लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन का फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे वही वाली सारी बातें लिखी हैं। अब फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन की, मतलब कि अच्छी बातें और बुरी बातें। एडवांटेजेस फ्रिक्शन की ये है कि फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शू ऑन द ग्राउंड हेल्प अस वॉक। अब ये बहुत मेन बात है, अब ये हमें कभी लगता नहीं है और कभी हम इस चीज को सोचते भी नहीं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वॉक। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम चल ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब ये होता कि अगर मैंने एक पैर रखा है जमीन पे, अब जमीन से कोई मुझे रुकावट ही नहीं आ रही, तो मेरा पैर तो फिसल जाता, मैं तो चल ही नहीं पाती ना, मैं बार बार गिर रही होती, बार बार फिसल रही होती, मैं एक पैर एक कदम ऐसे रखती और स्लिप होके पता नहीं कितने किलोमीटर दूर चली जाती। जैसे मैंने अभी ऊपर बॉक्स की एग्जाम्पल दी थी कि अगर मैं बॉक्स को एक दफा पुश करती तो वो बॉक्स पता नहीं 10 किलोमीटर दूर तक खुद ही चला जाता, ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो। इसी वजह से फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, यानी कि हम जब चलते हैं तो हमें एक ओपोजिंग फोर्स भी आ रही होती है, जिसकी वजह से हम स्लिप नहीं होते। इसीलिए जब कुछ हम ऐसे शूज या ऐसी स्लिपरी चप्पल पहनती हैं लड़कियां अक्सर, जब बहुत स्लिपरी सैंडल या चप्पल पहन लेती है, तो वो क्या होता है कि उसकी जो सरफेस होती है चप्पलों की वो थोड़ी, अब जैसे मैंने बताया ना कि रफ सरफेसेस इंटरलॉक करती हैं, तो जो स्लिपरी चीजें होती हैं उनकी सरफेस थोड़ी सी कम खराब होती है, तो वो ज्यादा इंटरलॉक नहीं हो पाती, वो कम इंटरलॉक होती है, जिसकी वजह से स्लिप होती है।
फ्रिक्शन की वजह से वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब उसके बाद अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा फायदा क्या है फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड हेल्प्स ड्राइवर्स टू ड्राइव द कार्स। ऑब्वियसली जब आपको चलने में हेल्प हो रही है फ्रिक्शन से, तो इसी तरह तो कार्स में भी, मतलब कि जो भी चीज अगर रोड पे चल रही है, जो भी चीज मोशन में आ रही है, वो सब इसीलिए मोशन, उनकी स्टेबल मोशन इसीलिए यू कैन से कि पॉसिबल है क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी तरह फ्रिक्शन होल्ड्स द स्क्रू इन द नेल्स इन द वुड। अब फ्रिक्शन जो है वो क्या करती है कि जब आप वो लगाते हैं, अ, दीवार में आप स्क्रू स्क्रू लगाते हैं, वुड में या फिर दीवार में अगर आप स्क्रू लगाते हैं ड्रिल मशीन से, किसी भी चीज से, तो वो फ्रिक्शन की वजह से वो होल्ड हो रहे होते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा के वो होल्ड किए हुए होते हैं एक दूसरे को, यानी कि वो जो सर्फेसिस है वो इंटरलॉक कर जाती है। ठीक है, अब नाउ फ्रिक्शन कैन बी समटाइम्स अ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या होती है? ऑब्स्टिकल, या ऑब्स्टिकल को किसको बोलते हैं? रुकावट भी कहते हैं। लेकिन अब वैसे तो हमें पता है इट इज रुकावट, इट इज अ रेजिस्टेंस, बट कभी कभी हमारे लिए हिंड्रेंस का मतलब होता है कि वो रुकावट जो अच्छी ना लगे या जो अच्छी ना हो। ठीक है, तो अब बिकॉज सबके एक ही तरह की मीनिंग है, रेजिस्टेंस का मतलब भी रुकावट होता है, और और क्या बोलो, फ्रिक्शन का मतलब भी रुकावट होता है, तो हिंड्रेंस का मतलब भी रुकावट ही होता है, बट ऐसी रुकावट जो कि नॉट नेसेसरी हो या जो आपको अच्छी ना रहे। अब उसमें क्या है कि इट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड कॉजेज हीटिंग ऑफ द मूविंग पार्ट्स इन द मशीनरी। ऑब्वियसली स्लो डाउन तो होगा, अब कहीं कहीं तो मुझे स्लो डाउन चाहिए, लेकिन हर जगह मुझे स्लो डाउन नहीं चाहिए, है ना? कहीं कहीं आई नीड टू गो फास्टर, तो उसके लिए अगर फास्ट अब मैं जाऊंगी तो पहले तो अगर फ्रिक्शन ना होती तो मैं बगैर किसी फोर्स के मैं आराम से फास्ट चल पाती, लेकिन अब मुझे फास्ट चलने के लिए या मुझे किसी भी चीज़ को फास्ट पुश करने के लिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि मेरे पास फ्रिक्शन को मैं ओवरकम कर सकूं। तो एक ये मसला हो जाएगा। दूसरा है कि हीटिंग ऑफ द मूविंग पार्ट्स। अब आपने सिर्फ अपने हाथ रब किए, हाथ रब करने से ही आपके हाथों पे जो है वो हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, है ना? अब यही हीट अगर आप जो है अगर मैं किसी मशीनरी की बात करूं जहां दो मशीनें, हमेशा जो चीज दो चीजें आपस में कांटेक्ट में होती है उनमें फ्रिक्शन होती है। ठीक है, चाहे वो हवा में हो, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। ठीक है, कोई भी दो चीजें जो कांटेक्ट में होंगी वो हमेशा क्या करेंगी? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अब इसी तरह मशीनरीज में कुछ पार्ट्स होते हैं जो मूव कर रहे थे, जैसे पानी की मोटर होती है वो मूव कर रही होती है, और बहुत सारी चीजें मूव कर रही थी, तो वो टच भी हो रहे होते हैं एक दूसरे से, तो उनके अगर बहुत ज्यादा, अगर फ्रिक्शन की मैं बात करूँ, अगर वो बहुत ज्यादा मूव करें बहुत टाइम तक, तो वो हीट भी हो जाते हैं। अक्सर मशीनरी, हमारे लैपटॉप्स, हमारे फोन्स, हमारी काफी मशीनरी अक्सर जो है वो गर्म हो जाती है। तो वो बेसिकली उसके पीछे मैकेनिज्म सारा यही होता है कि फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स जो मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से हीट कॉज हो रही होती है। ठीक है, ना एनर्जी इज वेस्टेड टू ओवरकम फ्रिक्शन इन मशीनरी। दूसरी क्या है? एनर्जी इज वेस्टेड टू ओवरकम फ्रिक्शन। अभी मैंने बात की कि अगर मुझे जो है वो क्या कहते हैं, फ्रिक्शन को ओवरकम करना है या मुझे किसी बॉडी को तेज मूव कराना है, तो मुझे ज्यादा फोर्स, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो ऑब्वियसली वहां पे मैं अगर एक काम कम एनर्जी से हो पा रहा था और मुझे फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी है, तो ऑब्वियसली दैट इज द वेस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और प्रोड्यूस वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है कि अब एक रुकावट है, ठीक है, एक ओपोजिंग फोर्स है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर का मतलब कहते हैं कि खराब होना या फट जाना, ये इस तरह की चीज है। तो उसमें भी क्या होता है कि अक्सर अगर समझे कि जैसे वो होता है ना कि शूज अक्सर लोगों के घिस जाते हैं, है ना? शूज बहुत ज्यादा, कोई शूज यूज करता है बहुत ज्यादा, एक ही शूज बहुत टाइम तक अगर आप यूज करें 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 डेली वही पहन के जाए, तो वो कुछ टाइम में उनका जो सोल होता है वो घिस जाता है, ऐसे रफ सा हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि वो जमीन पे आप इतना ज्यादा उसको यूज किया गया है कि वो रफ हो गया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेयर एंड टेयर। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए। फिर मेथड्स क्या है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन की? अब फ्रिक्शन को मैं रिड्यूस कैसे कर सकती हूँ? फ्रिक्शन को जो रिड्यूस है वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय पॉलिशिंग, बाय यूजिंग बॉल एंड बेरिंग्स एंड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं पॉलिश करती हूँ तो पॉलिश करने से क्या होगा कि वो जो सरफेस की वो जो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े आ रहा था, वो थोड़ा बहुत होगा, मतलब कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, बहुत ज्यादा रफ नहीं होगी, बहुत ज्यादा इंटरलॉकिंग नहीं होगी। ठीक है, तो मैं पॉलिशिंग से इसको कर सकती हूँ।
यूजिंग बॉल एंड बेरिंग्स। अब बॉल एंड बेरिंग्स का क्या मतलब है, अब यहाँ से आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आई गेस टाइप्स आगे डिफाइन हुई हैं, इसको अच्छे से भी बताऊंगी। बट इफ़ यू हैव सीन, आपकी जो खिड़कियाँ होती हैं घर में, जो खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियाँ जो मूव आप खोलते हो, वो वाली खिड़कियाँ नहीं जो दरवाजे की तरह खुलती हैं, वो वाली खिड़कियाँ जो स्लाइड होती हैं, तो उनकी जो रेलिंग्स होती है, रेलिंग्स में देखा ना ऐसे छोटे-छोटे ऐसा लगता है टायर लगे हुए हैं, है ना? वो जो टायर होते हैं उसकी वजह से वो आराम से स्लाइड कर पाती है। अब टायर से क्या होता है कि पहले अगर ये टायर ना होते तो ये जो ये वाला ऊपर वाला जो सरफेस है खिड़की का, ये नीचे वाले सरफेस के साथ टच होता और ये पूरा सरफेस कॉन्टैक्ट में होता, ठीक है? अब क्या हो रहा है और इसको घसीटना मुश्किल हो जाता। अब अगर मैं बॉल एंड बेयरिंग्स लगाती हूँ तो सिर्फ ये वाली जो ये जो बॉल जिस जगह पे है, सिर्फ वो जगह कॉन्टैक्ट में है। अब इसको समझने के लिए आसान हल ये है, आसान बात ये है कि जितना ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा जो है वो आपके पास फ्रिक्शन आएगी और जितना ही कम आपके पास सरफेस कॉन्टैक्ट होगा, उतनी ही कम फ्रिक्शन आएगी। अब ये वाला जो समझे कि ये एक ज़मीन है, ये नीचे वाली ज़मीन है और ये एक बॉक्स है। अब ये पूरा कॉन्टैक्ट इसका कहाँ है इस बॉक्स का? इस बॉक्स का कॉन्टैक्ट जो है वो ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? और इसी तरह अगर मैं एक बॉल बॉल को मैं रखती हूँ, तो बॉल का कॉन्टैक्ट सिर्फ इस जगह पे है, तो कौन किसको पुश करना आसान होगा, इसको या इसको? ऑब्वियसली इस बॉल को पुश करना आसान होगा क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट ज़मीन से या किसी भी सरफेस से कम, ठीक है? जितना 2 सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट कम होगा, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन कम होगी। तो इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह मैंने रोलिंग के लिए मतलब बॉल्स लगा दी तो वो घूमेंगी आराम से, तो मतलब कि लेस से लेस कॉन्टैक्ट होगा तो फ्रिक्शन कम से कम प्रोड्यूस होगी। फिर बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स यानी कि अगर आप ऑयल या ग्रीसिंग कर देते हैं, ये भी आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो दरवाज़ों से आवाज़ें आ रही होती हैं खुलने बंद में, फिर मम्मा कहती हैं कि भई इसको ऑयलिंग कर दो ताकि इसमें से जो है वो जो उसकी वो स्क्रूज़ हैं वो लुब्रिकेट हो जाए और फिर उसमें से आवाज़ ना आए। इसी तरह से क्या कहते हैं और कहाँ पे आप ऑयलिंग कर सकते हैं और हाँ, और अगर अगर कभी ज़मीन पे तेल गिरा हुआ होता है और अगर आप ज़मीन पे पैर रख दें, तो आप भी स्लिप हो जाते हैं। तो बेसिकली ग्रीस या ऑयल या लुब्रिकेंट्स करते क्या हैं? फ्रिक्शन ऑफ सर्टेन लिक्विड्स इज़ लेस देन दैट ऑफ सॉलिड सर्फेसेस, देयरफॉर ऑयल और ग्रीस इज़ अप्लाइड बिटवीन पार्ट्स ऑफ द मशीन। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है? क्या हो जाता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है क्योंकि सॉलिड टू सॉलिड इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है। लिक्विड्स की क्योंकि लिक्विड जो होता है वो अब सॉलिड हमें पता टाइटली पैक्ड है ना? बट जो लिक्विड होता है, लिक्विड तो वो फ्रीली होता है, फ्री पैक्ड होता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होते पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी गैप्स होता है। ये तो आप सबको पता होगा ना? सॉलिड जो है वो हमारे पास ऐसे होता है टाइटली पैक्ड, बट जो लिक्विड होता है वो थोड़ा-सा दूर-दूर होता है और गैस तो बहुत दूर होता है। गैस इतना दूर होता है, इतना दूर, ठीक है? तो लिक्विड्स अगर इतने हैं तो यानी कि अगर वो इंटरलॉक होंगे भी तो थोड़ा बहुत जो है वो उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी। सॉलिड की शेप तो चेंज नहीं होती बट लिक्विड्स तो शेप चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि लिक्विड्स पे फ्रिक्शन बहुत कम लगती है बनिस्बत सॉलिड्स के, ठीक है? तो अगर आप कोई ऑयल या ग्रीस इस्तेमाल करें तो वहाँ पे आप जो है वो फ्रिक्शन आप कम कर सकते हैं, ठीक है? स्पेसिफिकली दिस इज़ फॉर द पार्ट्स ऑफ मशीनरी, स्पेशली मशीन के अंदर, सिलाई मशीन के अंदर आप वो मशीन का तेल डालते हैं और इस तरह डिफरेंट जगह है जहाँ पे आपको ऑयल यूज़ करना पड़ता है डिफरेंट मशीनरीज में, ठीक है? तो इस तरीके से आप फ्रिक्शन को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ये आपके पास शो भी हो रहा है।